इस्तांबुल में नई तारीख रकम हो गई। तारीखी मस्जिद आया सोफिया दोबारा मुसलमानों की इबादतगाह बन गई। मस्जिद में 86 बरस बाद अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गई। नमाज जुमा की अदायगी में पूरा शहर उमड़ आया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत मारूफ शख्सियात और नमाजियों ने बड़ी तादाद में नमाज जुमा अदा की। नमाज से कबल तुर्क सदर ने भी मस्जिद में कुरान पाक की तलावत की। नमाजी मस्जिद के बाहर भी मौजूद रहे। आया सोफिया के इर्द गिर्द की तमाम गलियों, बाजार और सड़कों पर भी लोगों ने नमाज अदा की। गुज़श्ता रोज तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मस्जिद का दौरा किया था और इसे नमाज जुमा के लिए खोलने से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया और मस्जिद के बाहर जामे मस्जिद आया सोफिया की तख्ती की रोनुमाई भी की। आया सोफिया में नमाजियों की आमद का सिलसिला जुमेरात की शब से ही शुरू हो गया था। कई अफराद ने आया सोफिया के बाहर नस्ब हिफाजती बाड़ के बाहर ही नमाज फजर अदा की। आया सोफिया की इमारत 1500 बरस पुरानी है। यहाँ हर साल 30 लाख सयाह आते हैं। 1935 में कमाल अतातुर्क ने इसे म्यूजियम में तब्दील किया था। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। सेनेट में कश्मीरी रहनुमा आसिया इंदिराबी से इजहार एकजहती की करारदाद मंजूर की गई है। करारदाद में कहा गया है कि सेनेट तिहाड़ जेल में कैद तन्हाई वार्ड में मुंतकिल करने की मजम्मत करती है। करारदाद पेश करते हुए नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने मुतालबा किया कि आसिया इंदिराबी समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। आसिया अंद्राबी साहिबा जो दुख्तरान मिल्लत की लीडर हैं, जो 2-3 साल से कैद नाहक में हैं, एक सियासी कैदी हैं, उनको शिफ्ट कर दिया गया जो तिहाड़ जेल है उसके आइसोलेशन वार्ड में, पनिशमेंट वार्ड में। और वो ऐसी खातून है जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया था श्रीनगर में 14 अगस्त 2015 को। उसके बाद उनको पकड़ लिया गया। उनका हस्बैंड जो है कासिम फख्तू साहब, वो 23 साल से अंदर है। और तिहाड़ जेल वो है जहाँ यासीन मलिक साहब भी हैं जेल में। वो जेल है जहाँ अफसल गुरु को शहीद किया गया था। और वो जेल है जहाँ मकबूल भट्ट शहीद को भी शहीद किया गया था। द सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंडेम्स her moving to the isolation punishment ward of Delhi's notorious Tihar jail, expresses full solidarity with Asia Andarabi Sahiba, salutes her courage and that of all other political prisoners in Indian occupied Kashmir, and urges her immediate release from illegal imprisonment. और दुनिया में खेल के मैदान में बहुत सारी तब्दीलियां हुई। पिछले कुछ अरसे में वायरस की वजह से बहुत सारे इवेंट्स मुलतवी हुए, लेकिन एक बड़ी खबर है और इसके लिए हम बात करेंगे जियो न्यूज़ की स्पोर्ट्स एंकर फातिमा सलीम से। फातिमा, बहुत सारे इवेंट्स वायरस की वजह से मुलतवी कर दिए गए, लेकिन ये आईपीएल से मुतालिक क्या खबरें आ रही हैं? बिल्कुल जुनेद, जो आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि द आईपीएल विल हैपन इन यूएई सितंबर 19 से लेकर नवंबर 10 तक, मतलब कि 52 डेज ऑफ नॉन स्टॉप क्रिकेट ना। अब देखें, उन्हें साथ साथ ये भी बोला कि गवर्नमेंट अभी यस करेगी तो ये होगा, ठीक है। बट मेरा सवाल ये है कि पूरे पैंडेमिक की वजह से क्या क्या कुछ यहाँ, लेट्स जस्ट रिमेंबर पीएसएल के मैचेस हमारे, आपको पता नहीं हो, विंबलडन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली दफा पोस्टपोन हुआ। मेजबानी करनी थी हमने एशिया कप की, दैट डिडंट हैपन। वर्ल्ड T20 नहीं हो रहा। फातिमा, ये इसकी तफसील भी हम आपसे बुलेटिन में आगे जानेंगे। बड़े इवेंट्स मुलतवी किए गए, लेकिन अब आईपीएल को इजाजत दे दी गई है। इस पर तफसीली आगे चलकर बात करेंगे। अभी आपको बताएं कि 2 साल में रेलवे शदीद माली बहरान का शिकार हो गया है। 102 मुसाफिर ट्रेन ताहाल बंद है। मालगाड़ियां का कारोबार भी मुतासर है। 2018 में हदफ से 4 अरब ज्यादा कमाने वाली रेलवे ने 2019 में 7 अरब रुपए कम कमाए हैं। मुलाजमीन अपने वाजिबात के लिए दर बदर आए रोज के ट्रेन हादसा भी कई जाने ले गई। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने गुज़िश्ता 2 बरसों में 34 नई मुसाफिर ट्रेनों और 8 मालगाड़ियों का इजाफा किया। साल 2018 के बजट टारगेट से 4 अरब रुपया ज़्यादा कमाने वाला रेलवे अगले ही बरस माली बहरान का शिकार हो गया। रेलवे हुकाम कहते हैं कि तरक्की की तरफ गामजन रेलवे की सालाना आमदनी 7 अरब कम और हसारा मजीद 9 अरब रुपये बढ़ गया।
रेलवे की 142 मुसाफिर ट्रेनें हैं जिसमें से सिर्फ 40 चल रही हैं, यानी 102 ट्रेनें तो बंद हैं और जो 40 चल रही हैं वो भी 60% ऑक्यूपेंसी पे चल रही हैं। तो कोरोना का इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे पड़ा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे पड़ा है, तो रेलवे कोई एक्सेप्शन नहीं है। 2 बरसों में ट्रेन हादसा भी बेकाबू हो गए। छोटे बड़े 100 से ज्यादा हादसा ने ट्रेन के महफूज सफर पर सवालिया निशान लगा दिया। रेलवे मुलाजमीन की तादाद 1 लाख से कम होकर सिर्फ 77,000 रह गई। मुसाफिर ट्रेनें चलाने वाले निजी शोबे ने भी मुंह मोड़ लिया है। रोड की बनिस्बत रेल का सफर कल भी महफूज था और आज भी महफूज है। अलबत्ता जब ट्रेन का पहिया चलता है तो हादसात के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। रेलवे हुकाम कहते हैं कि सिर्फ तनहा पेंशन और फ्यूल की मद में सालाना अखराजात 40 अरब रुपए हैं। रेलवे ने आमदनी में कमी और खसारे में इजाफे का सारा बोझ गुज़िश्ता हुकूमत के बाद कोरोना वबा पर डाल दिया। कहते हैं कि आइंदा रेलवे हादसात की रोकथाम के लिए वो मौसर इकदाम कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। अभी खबर है महंगाई के हवाले से। एक हफ्ते में चीनी 2 रुपये 52 पैसे फी किलो महंगी हुई है और 20 किलो आटे का थैला भी महंगा किया गया है। बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा आमिना आमिर से। आमिना आमिर बताएगा दीगर कौन सी ऐसी चीजें हैं ज़रूरी इस्तेमाल की जो महंगी हो गई हैं? जो अदारा शुमारियात ने अपनी रिपोर्ट जारी की है उसमें महंगाई में जो मुसलसल इस दफ़ा भी इजाफा देखने में आया और 0.21% महंगाई में इजाफा हुआ है। तहम सबसे ज़्यादा इजाफा जो देखने में आ रहा है वो चीनी और आटे की कीमतों में देखने आ रहा है और चीनी की कीमतों में मुसलसल चौथे हफ्ते में भी इजाफा जारी है और एक हफ्ते के दौरान जो है 2 रुपये 52 पैसे फी किलो जो है चीनी महंगी हुई है। और गुज़िश्ता अगर 3 हफ्तों की बात की जाए तो चीनी की मजमूई तौर पर कीमत में 7 रुपये फी किलो का इजाफा हो चुका है। उसके अलावा आटे का जो 20 किलो का थैला है उसमें भी औसत जो महंगाई हुई है वो 34 रुपये तक महंगा हो गया है। इसके अलावा आलू, प्याज और दीगर जो चीज़ें हैं वो महंगी हुई हैं और मजमूई तौर पर जो 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है और जो 23 जो कीमतें थी उनमें बरकरार रही हैं और 11 ऐसी अशिया हैं जिनमें कमी हुई है, जिसमें चिकन है, केले हैं और दीगर अशिया शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका आमिना आमिर, आप हमें अपडेट कर रही थी। कुछ देर पहले हमने बात की थी खेल के आलमी मुकाबलों के हवाले से। कोरोना की वबा के बायस वर्ल्ड T20 और एशिया कप मुलतवी किया गया, लेकिन भारतीय बोर्ड IPL करवाने के लिए बेताब है। भारतीय मीडिया का दावा है कि IPL 2020 का आगाज 19 सितंबर से हो जाएगा। चेयरमैन IPL ब्रजेश पटेल का कहना है कि इवेंट का फाइनल 8 नवंबर को खेला जाएगा। IPL इंतजामिया को भारतीय हुकूमत के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। IPL के मैचेस मुत्तहदा अरब इमारात में होंगे। IPL के निकात से ICC और एशियन क्रिकेट काउंसिल के फैसलों पर सवाल उठ सकते हैं। और इसी हवाले से हम बात करेंगे फातिमा सलीम से। ब्रेक से पहले हमने आपको जिस तरह अपडेट किया था कि बातें हो रही हैं, IPL के जो गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन हैं उन्होंने बोला है कि सितंबर 19 से लेकर नवंबर 10 तक IPL खिलाने जाने की बातें हो रही है, स्केड्यूल हो गया है, बट अभी तक गवर्नमेंट नॉट करेगी, यस देगी। मगर इसी पे हम लोग बात करेंगे क्रिकेटर सिकंदर बख्त और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीक और रहमान भी हमारे साथ मौजूद है जो थोड़ी सी हमें अपडेट्स देंगे। सबसे पहले तो अतीक, मैं कुछ चीज़ें देख रही थी कि सब कुछ थोड़ा प्लान लग रहा है ना कि 10 नवंबर को आपका IPL ख़त्म होता है, फिर तो भारत ने जाना है ब्रिस्बेन टेस्ट खेलने के लिए, तो उनको वो 2 हफ्ते भी मिल जाएंगे क्वारंटीन करने के लिए। तो सब कुछ ये प्लान लग रहा है और UAE में आपको पता है वैसे भी थोड़ी रिलैक्स्ड है आजकल कोविड का। अगर आपके दोनों टेस्ट लैंड करते हुए भी और जाते हुए भी नेगेटिव आए तो फिर आपको क्वारंटीन भी नहीं करना। तो लग रहा है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड और पूरा देखा जा रहा है कि कैसे इसको आगे लेकर जाना है। जी फातिमा, आपको बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरा प्री प्लान है। जिस तरह ICC वर्ल्ड T20 जब मुलतवी हुआ उससे पहले से ये खबरें आ रही थी कि जब ये T20 मुलतवी होगा तो जो विंडो खाली होगी और भारतीय बोर्ड कोशिश करेगा कि उसके अंदर IPL कराए। अब सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले मना किया वर्ल्ड T20 ना कराने का। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के भारतीय बोर्ड से क्या मफादात थे या क्या उनको आगे ऐसा शाम नजर आ रहा है कि उन्होंने विड्रॉ हो गए इस इवेंट की मेजबानी की, जिसके बाद ICC ने जो है इस इवेंट को मुलतवी कर दिया। अब भारतीय बोर्ड जो है ये कराना चाहता है और वो भी दुबई मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर, दुबई के अंदर भी और अबू धाबी के अंदर भी और शारजा के अंदर, तीनों वेन्यू को जो है वो इस्तेमाल करना चाह रहा है। और 19
जो तारीखें आज जो खास बात है वो तारीखें अनाउंस की गई हैं ब्रजेश पटेल को कोट करते हुए भारतीय मीडिया ने, क्योंकि उनकी खुद शुरू से ये ख्वाहिश रही है कि 19 सितंबर से ये शुरू होगा और 10 नवंबर के दरमियान ये खत्म हो जाएगा। और अतीक, जहाँ तक लग रहा है कि गवर्नमेंट ने भी हाँ कर दी है, फिर ही तो थोड़ा स्केड्यूल भी देखा गया है, तो वो ये थोड़ी ऊपर से बातें हो रही है शायद। मगर सिकंदर, आप मुझे ये पता है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद क्रिकेट, यू नो, स्पोर्ट्स होनी चाहिए, बट फिर आपने हम वर्ल्ड T20 को कैंसिल करवा दिया, पोस्टपोन कर दिया, या आपने एशिया कप हमने होस्ट करना था वो चला गया। व्हाई सच स्पेशल ट्रीटमेंट? मुझे ये मसला है कि सबको इक्वली क्यों नहीं ट्रीट किया जा रहा? क्या IPL में कोरोना नहीं होगा अगर इतने सारे प्लेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 8 टीम्स, दैट मीन्स 60 मैचेस, 51 डेज, दैट्स क्रेजी। अभी अजीक ने बोला ना कि जो ऑस्ट्रेलिया ने क्यों माना, तो सिंपल इज दैट, ऑस्ट्रेलिया ने इसलिए माना होगा कि उन्होंने उनसे कंफर्मेशन ले ली होगी कि आप हमारे पास आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया वहां जाए, वहां जाकर खेले तो ऑस्ट्रेलिया पैसे बनाएगा। तो इंडिया ने यही बोला होगा कि ठीक है आप कैंसिल करो, हम IPL कराते, हम आकर पूरा खेलेंगे, वरना हम नहीं आएंगे। तो ये पूरा गेम है आपस में, इनकी दोस्ती यारियां, मतलब ये कि इंडिया डोमिनेट करता है। अब मुझे बताइए कि एशिया कप जो है अगर होता तो उसमें एशिया की सारी टीमों का भला होता और वो 15 दिन में खत्म होता और उसमें 13 मैच होने थे। यहाँ 60 मैचेस होने 60 डेज में 50 उसमें है About 51 days जी। 60 मैचेस हैं 51 डेज के अंदर। और अगर एशिया कप हो जाता तो देखिए पूरी एशिया की टीमों को फायदा होता, जो पैसे जनरेट होते वो पूरी एशिया की टीमों में जाते। अगर वर्ल्ड कप होता तो वहाँ पैसे जनरेट होते पूरी दुनिया के पैसे, और ये बहुत छोटे होते, बड़ा ही नहीं होते। मगर मुझे लगता है कि भारत ने बड़े को थ्रेट किया होगा कि ऑस्ट्रेलिया को हम नहीं आएंगे आपके पास, आप इसको कैंसिल करें ताकि ये विंडो क्रिएट हो जाए ताकि वो पैसे बना सके। देखिए पिछले दिनों मैं अखबारात में पढ़ रहा था, इंटरनेट के अंदर भी, कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं भारत में वो भी पैसे मांग रहे हैं, उनके पैसे भी इंडियन बोर्ड ने नहीं दिए थे, कुछ ऐसा इश्यू चल रहा था डोमेस्टिक के प्लेयर्स। जी हाँ, डोमेस्टिक के प्लेयर के। तो हो सकता है, मैं हैरान हूँ कि इतना अमीर क्रिकेट बोर्ड के पास भी पैसों की शॉर्टेज है, और ये मेरे ख्याल से IPL कराने का मकसद भी यही है कि किसी तरह ये IPL हो, ये पैसे जनरेट करें। तो ये मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की आपस की अंडरस्टैंडिंग है। बट आपको लगता है कि भारत में भी थोड़ा सा क्वेश्चंस रेज होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हर मुल्क में हर किस्म के वॉइसेस होती है, कोई के प्रो होगा, कोई एंटी होगा इसका, या आपको लगता है ये हुकूमत से सब बातें स्केड्यूल तय हो गई हैं कि भाई करना है हम लोगों ने, अभी फिलहाल सबको जरा ये मत बोलो कि हुकूमत ने यस बोला है, ये भी तो हो सकता है ना? नहीं, बिल्कुल हुकूमत से पूछकर ही हुआ होगा। देखिए भारत को फायदा है ना इसमें, तो वो तो करेगा। इसके अलावा आपको पता है एक और फैक्टर भी है इसमें, वो फैक्टर है UAE का। UAE को भी चाहिए कि वहाँ पे क्राउड आए। देखिए UAE जो है वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे जितने लोग आते हैं उनको वो फायदा होता है। उन्होंने अपने काफी SOPs को जो है काफी सॉफ्ट कर दिया है कि अगर आप आएंगे तो कोरोना होगा तो हम मुफ्त में करा देंगे। आज कल ही मैं किसी से सुन रहा था कि उन्होंने ये कहा है कि हम अपने पैसों में आपको वो करवाएंगे कोरोना टेस्ट। बहुत सारी चीजें उन्होंने जो है उसको सॉफ्ट कर दी है ताकि लोग आए। अगर IPL UAE में होता है तो सोच ले कि 60 डेज के अंदर कितने लोग आएंगे, भारत से लोग जाएंगे, एक ओपनिंग हो जाएगी। तो ये UAE, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आपस की लगता है कि आपस की अंडरस्टैंडिंग है और आपस दोनों को, तीनों ममालिक को जो है आपस में फायदा है, इसीलिए ये IPL होता है। हालांकि एशिया का सिर्फ 15 दिन का था। अगर हो जाता, अगर ऐसे ही करना तो हो जाता, हम बहुत अच्छा होस्ट कर लेते हैं। हमने देखिए बायोसिक्योरिटी उसमें हो जाता है, एनवायरनमेंट में। थैंक यू सो मच सिकंदर एंड अतीक, आप लोगों ने हमें इनपुट दी। नैब रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चौधरी बरादरान के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। चौधरी बरादरान ने भी बेनामी अकाउंट्स इस्तेमाल करके बैरून मुल्क से पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग की। नैब लाहौर ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है। नैब के बयान पर चौधरी बरादरान के तर्जुमान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि नैब का इदारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 20 साल पुराने केस की दोबारा समाअत सियासी इंजीनियरिंग नहीं तो और क्या है। दरखास्त देने वाला नामालूम और मामले को दोबारा खोलने की वजूहात भी नामालूम है। मामला अदालत में होने के बावजूद मीडिया ट्रायल की वजह क्या है, कुछ पता नहीं। नैब ने तस्लीम किया कि चौधरी साहिबान ने कोई गलत कर्जा नहीं लिया, ना ही कोई कर्ज माफ करवाया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी तरक्याती काउंसिल का दूसरा इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी,
असद उमर और दीगर ने शिरकत की। वफाकी वज़रा अली हैदर ज़ैदी, उमर अयूब, मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख, अब्दुल रज़ाक दाऊद भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान भी शरीक हुए। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने भी शिरकत की। और अब आपको बताते हैं, मौलाना फजलुर रहमान के भाई को कराची के जिला बस्ती का डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने ज़ियाउर रहमान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़ियाउर रहमान का ताल्लुक प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस KPK से है। ज़ियाउर रहमान की खिदमात सिंध हुकूमत के हवाले की गई थी। ज़ियाउर रहमान को ताहुक्म सानी डिप्टी कमिश्नर वस्ती तैनात किया गया है। ज़ियाउर रहमान को फरहान गनी की जगह DC सेंट्रल तैनात किया गया। फरहान गनी का तबादला करके एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तैनात कर दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को कराची के ज़िला वस्ती का डिप्टी कमिश्नर तैनात किया गया। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर का इस पर कहना है कि ज़ियाउर रहमान की तैनाती में मेरिट को नज़रअंदाज किया गया है। इनका कोई टेस्ट नहीं लिया गया। पता नहीं कि किस कानून के तहत फजलुर रहमान के भाई को सिविल सर्विसेज में लाया गया। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह का कहना है कि ज़ियाउर रहमान की तैनाती में कोई गैर आइनी और गैर कानूनी बात नहीं। वो इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान का भाई होना कोई गुनाह नहीं। उनकी तैनाती पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। दीगर सूबों के बहुत सारे अच्छे अफसर यहाँ पे वैसे भी पोस्टिंग पे हैं और ये जो ज़ियाउर रहमान साहब हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बहुत ही एक्टिव ब्रिलियंट अफसर हैं और इनको यहाँ पे लगाना जो है, इसमें कोई गैर कानूनी गैर आइनी बात नहीं है। वो KP में भी अच्छी पोस्टिंग्स पे रहे हैं, परफॉर्म कर चुके हैं। फिर पंजाब में भी वो मुख्तलिफ पोस्टिंग्स पे रहे हैं। DCO खुशाब भी रहे थे और भी बहुत सारी इस तरह की पोस्टिंग है। और अगर आज यहाँ पे उनकी कोई पोस्टिंग हुई है तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। और मौलाना फजल रहमान साहब का भाई होना क्या गुनाह है? अगर वो अपने टैलेंट पे, अपनी मेरिट पे आए हैं आगे और वो एक अच्छा काम कर रहे हैं तो इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इजहार का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा से कराची में DC की तकरीरी को वो मुस्तरद करते हैं। सिंध हुकूमत ने आज एक और शब खून मारा है। अब से IG सिंध कबूल नहीं हो रहा था। विफाक के नोटिफिकेशन के बगैर डिप्टी कमिश्नर तैनात किया गया। APC का खमियाजा कराची के शहरियों को भुगतना पड़ेगा। JUIFA के हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान की तैनाती इंतजामी मामला है। ज़ियाउर रहमान की तैनाती चारों सूबों में कहीं भी हो सकती है। दोहरी शहरियत वाले काबीना में बैठ सकते हैं तो ज़ियाउर रहमान पाकिस्तानी शहरी हैं। क्या विफाकी हुकूमत में आधे मुशीर और मुआविन खुसूसी दोहरी शहरियत वाले नहीं?